Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dungar College, Bikaner. In this presentation, I will discuss various optical isomers of aldoses. इस प्रस्तुतिकरण में मैं एल्डोजेज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकाशिक समावयवों के बारे में चर्चा करूंगा. The spatial structure of other monosaccharides derives from that of glyceraldehyde, and aldoses of D or L series are obtained depending on whether the hydroxyl group carried by the asymmetric carbon next to the primary alcohol group is in a configuration identical to that of D or L glyceraldehyde. इससे पूर्व के प्रस्तुतिकरण में मैंने बताया था कि किस प्रकार से मोनोसैकेराइड्स में D और L कॉन्फ़िगरेशन निर्मित होते हैं. यह चर्चा मैंने ट्रायोजेस के संदर्भ में यानी ग्लिसरल्डिहाइड के संदर्भ में की थी. अब वह मोनोसैकेराइड्स जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से अधिक होते हैं, उनका निर्माण भी ग्लिसरल्डिहाइड से ही होता है और उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ठीक उसी प्रकार से निर्मित होते हैं जिस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमर्स का निर्माण ग्लिसरल्डिहाइड में होता है. अर्थात वह मोनोसैकेराइड्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, उनसे जो D और L प्रकार प्राप्त होते हैं वह ठीक उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं जिस तरह से ग्लिसरल्डिहाइड से D और L प्रकार प्राप्त होते हैं. अर्थात जो प्राथमिक अल्कोहल समूह होता है उसके समीप स्थित कार्बन परमाणु में यदि हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है तो वह D कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यदि प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप के समीप स्थित कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर है तो वह L कॉन्फ़िगरेशन होगा या L प्रकार का ऑप्टिकल आइसोमर होगा. However, in ketosis which have a primary alcohol group at each end, this definition may lead to confusion. यद्यपि कीटोजेज में इस परिभाषा से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कीटोजेज के अंदर मोनोसैकेराइड अणु के प्रत्येक सिरे पर एक प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित होता है. As in aldoses, only one primary alcohol group is present. चूंकि एल्डोजेज में केवल एक ही प्राथमिक अल्कोहल समूह पाया जाता है, तो वहां पर केवल एक ही कार्बन परमाणु ऐसा होगा जिसके समीप हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर हम D और L अभिविन्यास का निर्धारण कर सकते हैं. पर चूंकि कीटोजेज में प्रत्येक सिरे पर एक प्राथमिक अल्कोहल समूह पाया जाता है, तो इस परिभाषा से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. Therefore, the configuration of secondary alcoholic hydroxyl group carried by the asymmetric carbon atom farthest from the reducing group, that is aldehyde or ketone group, determines whether the monosaccharide belongs to D or L series. तो इस कारण से कीटोजेज के अंदर और इवन एल्डोजेज के अंदर भी D और L अभिविन्यास का निर्धारण करने के लिए एक अन्य तरीका प्रयोग में लिया जाता है. तो इसमें उस द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह की पर हाइड्रोक्सिल समूह के अभिविन्यास के आधार पर D और L प्रकार का निर्धारण किया जाता है, जो कि क्रियात्मक समूह या अपचायक समूह अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन समूह से सबसे दूरी पर स्थित असममित कार्बन परमाणु होता है. अर्थात अपचायक समूह एल्डिहाइड या कीटोन समूह से सर्वाधिक दूरी पर जो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उस कार्बन परमाणु पर यदि हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात द्वितीयक अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर स्थित है, तो उस स्थिति में उसे हम D अभिविन्यास कहेंगे, और एल्डिहाइड या कीटोन समूह से सबसे अधिक दूरी पर जो असममित कार्बन परमाणु स्थित है, उस पर जो द्वितीयक अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, उसका अभिविन्यास यदि बाईं ओर है, कार्बन श्रृंखला के तल के बाईं ओर है, तो उसको कैपिटल L अभिविन्यास या L कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे. तो इस आधार पर D और L स्वरूप का निर्धारण किया जाता है. अर्थात
एल्डिहाइड या कीटोन समूह से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर है तो डी प्रकार, और यदि हाइड्रोक्सिल समूह इस कार्बन परमाणु पर बाईं ओर है तो एल प्रकार माना जाएगा। The aldotetrases have two asymmetric carbon atoms. एल्डोटेट्रोजेस में दो असममित कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। The D and L forms are determined on the basis of position of hydroxyl group on the farthest asymmetric carbon atom from aldehyde functional group. तो चूंकि इनमें दो असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन D और L स्वरूप का निर्धारण करने के लिए केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु को ध्यान में रखा जाएगा। अतः D और L स्वरूप का निर्धारण उस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर होता है जो कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से सर्वाधिक दूरी पर स्थित असममित कार्बन परमाणु होता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स दिस इज द हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम और पेनल्टीमेट कार्बन एटम। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्रमांक वाले असममित कार्बन परमाणु पर या अंत से ठीक पहले वाले कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर D और L स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। D and L forms are determined on the basis of position of hydroxyl group on the highest numbered asymmetric carbon atom or penultimate carbon atom. This rule is also followed for aldopentoses and aldohexoses having 3 and 4 asymmetric carbon atoms respectively. इसी नियम को एल्डोपेंटोजेस के केस में भी और एल्डोहेक्सोजेस के केस में भी इस नियम का पालन किया जाता है, जिनमें असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रमशः 3 और 4 होती है। यानी इन सभी के अंदर जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित एल्डिहाइड या कीटोन समूह से जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित हाइड्रोक्सिल समूह होता है, या सबसे अधिक क्रमांक वाला जो असममित कार्बन परमाणु होता है, या अंतिम कार्बन परमाणु से ठीक पहले वाला जो कार्बन परमाणु होता है, उस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है तो वह डी स्वरूप होगा, और यदि हाइड्रोक्सिल समूह इस कार्बन परमाणु पर बाईं ओर है तो वह एल प्रकार कहलाएगा। तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स इन एल्डोटेट्रोजेस। The variations in position of hydroxyl group on the other asymmetric carbon atoms other than farthest from functional group forms diastereoisomers. तो जैसा कि बात की, ग्लिसरल्डिहाइड में केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है यानी एल्डोट्रायोज में, लेकिन एल्डोटेट्रोज में दो असममित कार्बन परमाणु होते हैं, एल्डोपेंटोज में 3 होते हैं, एल्डोहेक्सोज में 4 होते हैं। तो अन्य असममित कार्बन परमाणुओं पर जो हाइड्रोक्सिल समूह के स्थिति के अंदर भिन्नताएं पाई जाती है, उसके आधार पर एक और प्रकार के समावयवों का निर्माण होता है जिन्हें डायास्टेरियोआइसोमर्स कहा जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो जो सर्वाधिक दूरी पर असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, उस पर हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर तो हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति के आधार पर तो एनेंशियोमर्स का निर्धारण होता है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। लेकिन इस असममित कार्बन परमाणु के अतिरिक्त यदि कोई अन्य असममित कार्बन परमाणु भी उपस्थित है तो उन पर यदि हाइड्रोक्सिल समूह का अभिविन्यास भिन्न होता है तो इस भिन्नता के आधार पर जो समावयव निर्मित होते हैं उनको डायास्टेरियोआइसोमर्स कहा जाता है। In other words, we can say if two optical isomers are not enantiomers, they are related as diastereoisomers. इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो प्रकाशिक समावयव यदि enantiomers नहीं है, अर्थात एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो फिर यह डायास्टेरियोआइसोमर्स होते हैं। These are related as diastereoisomers. इसको इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डी इरिथ्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है और इसमें 2 असममित कार्बन परमाणु पाए जाते हैं जो कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 पर है। अब कार्बन नंबर 3 जो है वह एल्डिहाइड समूह से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है,
या यही वह कार्बन परमाणु है जो अंतिम कार्बन परमाणु से पहले वाला है, यानी कुल कार्बन परमाणु 4 है और उससे पहले वाला अर्थात परमाणु क्रमांक 3 यह है। और इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम, वह असममित कार्बन परमाणु जिसका क्रमांक सर्वाधिक है। तो यहाँ पर 2 असममित कार्बन परमाणु है, कार्बन एटम नंबर 2 एंड कार्बन एटम नंबर 3। तो इनमें से अधिक क्रमांक वाला कार्बन परमाणु क्रमांक 3 है। अर्थात किसी भी विधि से इस कार्बन परमाणु का निर्धारण किया जाए, चाहे एल्डिहाइड समूह से सर्वाधिक दूरी वाला असममित कार्बन परमाणु या पेनल्टीमेट कार्बन परमाणु या सबसे अधिक क्रमांक वाला असममित कार्बन परमाणु। इस पर हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है तो यह डी स्वरूप है, और इस पर हाइड्रोक्सिल समूह यदि बाईं ओर है तो यह एल स्वरूप है। तो इस आधार पर डी इरिथ्रोज और एल इरिथ्रोज का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है तो यह इरिथ्रोज का कैपिटल डी प्रकार हो गया या डी एनेंशियोमर हो गया। इस कार्बन परमाणु पर यानी कार्बन परमाणु 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर है तो यह इरिथ्रोज का एल एनेंशियोमर कैपिटल एल एनेंशियोमर हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त अब एल्डोटेट्रोजेज में एक असममित कार्बन परमाणु और पाया जाता है जो कि कार्बन परमाणु क्रमांक 2 है। तो बिसाइड्स asymmetric carbon atom which is present at number 3, the carbon number 2 is also asymmetric in aldotetroges. एल्डोटेट्रोजेज में कार्बन नंबर 2 भी असममित कार्बन परमाणु युक्त होता है। तो अब इस पर भी यदि हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात किसी में यह हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर हो सकता है, किसी में यह बाईं ओर हो सकता है, तब इस कार्बन असममित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्नता होने पर जो समावयव निर्मित होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स निर्मित होते हैं, उनको डायस्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज को देखें तो यहाँ डी इरिथ्रोज में कार्बन परमाणु 2 पर यानी इस असिमेट्रिक कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल समूह दाईनी ओर है, जबकि थ्रियोज के अंदर कार्बन एटम नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर है। और यह कार्बन एटम हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है या पेनल्टीमेट कार्बन एटम नहीं है या एल्डिहाइड समूह से सर्वाधिक दूरी पर स्थित असममित कार्बन परमाणु नहीं है। इस कारण से इस पर हाइड्रोक्सिल समूह के अभिविन्यास में भिन्नता पाए जाने से जो आइसोमर निर्मित होगा वह डायास्टीरियो आइसोमर कहलाएगा। सो वी कैन से थ्रियोज इज डायास्टीरियो आइसोमर ऑफ इरिथ्रोज। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रियोज है वह इरिथ्रोज का डायस्टीरियो आइसोमर है। यद्यपि इस डायस्टीरियो आइसोमर के भी एनेंशियोमर्स उपस्थित होंगे, यानी थ्रियोज में यदि पेनल्टीमेट कार्बन असिमेट्रिक कार्बन एटम पर या हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल समूह दाईं ओर है तो यह थ्रियोज का कैपिटल डी प्रकार का एनेंशियोमर होगा, और इस कार्बन परमाणु पर यदि हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर स्थित है तो यह कैपिटल एल प्रकार का आइसोमर होगा। यानी इरिथ्रोज में भी डी और एल दोनों स्वरूप पाए जाएंगे, इसी प्रकार से थ्रियोज में भी डी और एल स्वरूप दोनों पाए जाएंगे। डी और एल स्वरूप जो होंगे वह एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। तो डी इरिथ्रोज और एल इरिथ्रोज यह दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। इसी प्रकार से डी थ्रियोज और एल थ्रियोज भी एक दूसरे के एनेंशियोमर है, लेकिन इरिथ्रोज और थ्रियोज यह आपस में डायास्टीरियो आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इनमें जो भिन्नता पाई जाती है वह हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम के अतिरिक्त जो अन्य असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है उस पर हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्नता के कारण यह समावयव या आइसोमर निर्मित होता है। डायस्टीरियो आइसोमर्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग 2 और मोर असिमेट्रिक सेंटर्स। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डायस्टीरियो आइसोमर्स एक अणु के विभिन्न रूप है या उन अणुओं के विभिन्न रूप है जिनमें असममित केंद्रों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। डायस्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। एंड आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तथा यह एक दूसरे से भौतिक और रासायनिक लक्षणों में पूर्णतः भिन्न होते हैं। एंड देयरफॉर दे आर इजियर टू डिफरेंशिएट देन एनेंशियोमर्स। और इस कारण से एनेंशियोमर्स की तुलना में इनमें विभेदन अधिक आसानी से किया जा सकता है। चूंकि एनेंशियोमर्स भौतिक और रासायनिक लक्षणों में समान होते हैं, अतः उन्हें नाम भी समान दिया जाता है। एज एनेंशियोमर्स are similar in physical and chemical properties, they are given same name like erythros
D form and erythrose L form. But diastereoisomers are given different names because they differ in physical and chemical properties also. डायस्टीरियोआइसोमर्स को इसीलिए भिन्न नाम दिया जाता है क्योंकि वह भौतिक और रासायनिक लक्षणों में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं. तो फॉर एग्जांपल erythrose and threose, these are diastereoisomers and they will differ from each other in many physical and chemical properties also, and hence they have different names. The number of stereoisomers formed by any molecule can be determined by rule of N or Lebel-Went Hoff rule. किसी भी अणु के द्वारा कितनी संख्या में स्टीरियो आइसोमर्स का निर्माण होगा या त्रिविम समावयवों का निर्माण होगा, वह N के नियम द्वारा यह संख्या ज्ञात की जा सकती है, या इस नियम को लेबेल-वेंट हॉफ नियम भी कहा जाता है. According to this rule, number of stereoisomers will be equal to 2 to the power n. इस नियम के अनुसार किसी भी अणु में त्रिविम समावयवों की संख्या, स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या 2 की घात n के बराबर होती है, जहां n उस अणु में उपस्थित असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है, where n is number of asymmetric carbon atoms present in that molecule. So by this rule, tetroases will form 4 stereoisomers as shown in the figure. तो इस नियम से टेट्रोजेस के द्वारा या एल्डो टेट्रोजेस के द्वारा 4 स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण होगा, जो कि ऊपर चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं. यहाँ पर एल्डो टेट्रोजेस में n बराबर 2 होगा, यानी 2 असममित कार्बन परमाणु पाए जाते हैं. तो 2 raised to the power 2 will be equal to 4, अर्थात इसमें कुल 4 स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण होगा. इन 4 में से 2 स्टीरियोआइसोमर्स D प्रकार के होंगे, D erythrose and D threose, और शेष 2 L प्रकार के होंगे, अर्थात L erythrose और L threose. तो इसी प्रकार से एल्डोपेंटोजेस की यदि हम बात करें तो वहां पर असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है. तो उनमें कुल 8 स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण होगा, जिनमें से 4 D प्रकार के और 4 L प्रकार के होंगे. इसी प्रकार से यदि हम एल्डो हेक्सोजेस की बात करें तो उनमें 4 असममित कार्बन परमाणु पाए जाते हैं. तो उनमें कुल स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या 16 होगी, और उनमें से 8 D प्रकार के होंगे और 8 L प्रकार के होंगे, जैसा कि हम अगली स्लाइड में देख सकते हैं. तो एल्डोपेंटोजेस हैव 3 asymmetric carbon atoms and therefore 8 possible stereoisomers. एल्डोपेंटोजेस में 3 असममित कार्बन परमाणु होंगे और उसके फलस्वरूप 8 संभावित स्टीरियोआइसोमर्स होंगे. Only 4 D forms are shown in the figure. उपरोक्त चित्र में केवल 4 D प्रकार को ही प्रदर्शित किया गया है, जो L प्रकार के आइसोमर्स होंगे उनको प्रदर्शित नहीं किया गया है. To each one of them corresponds an L form making total 8 stereoisomers. तो एल्डोपेंटोजेस में जो 4 प्रकार के D आइसोमर्स होंगे वो होंगे D राइबोस, D अरेबिनोस, D जाइलोस और D लिक्सोस. तो यह स्टीरियोआइसोमर्स सभी अंतिम असममित कार्बन परमाणु के अलावा जो असममित कार्बन परमाणु है वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करेंगे. तो यहाँ पर चूंकि ये सभी D प्रकार के हैं, तो जो पेनल्टीमेट कार्बन एटम है या हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम है, वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह का अभिविन्यास सभी में दाहिनी ओर ही होगा, क्योंकि यह सभी D प्रकार के हैं. शेष जो असममित कार्बन परमाणु है, अर्थात पेंटोजेस, एल्डोपेंटोजेस में कार्बन परमाणु क्रमांक 2 और कार्बन परमाणु क्रमांक 3, इनमें जो हाइड्रोक्सिल समूह के अभिविन्यास में भिन्नता होती है उसके आधार पर यह स्टीरियोआइसोमर्स निर्मित होते हैं. तो उदाहरण के लिए राइबोज में इन दोनों कार्बन परमाणुओं पर यानी 2 और 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर है. अरेबिनोज में कार्बन परमाणु क्रमांक 2 पर हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर आ जाता है. जाइलोज में कार्बन परमाणु क्रमांक 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर आ जाता है. और इसी प्रकार से लिक्सोस के अंदर कार्बन परमाणु क्रमांक 2 और 3 इन दोनों पर ही हाइड्रोक्सिल समूह बाईं ओर होता है. और इस आधार पर यह 4 अलग अलग प्रकार के स्टीरियोआइसोमर्स निर्मित होते हैं. इन सभी के जो L स्वरूप होंगे, अर्थात राइबोस, अरेबिनोज, जाइलोज और लिक्सोस के जो L स्वरूप होंगे, उन सभी में केवल एक ही अंतर होगा. वो उनमें पेनल्टीमेट कार्बन एटम पर या हाईएस्ट नंबर्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम पर, अर्थात कार्बन परमाणु क्रमांक 4 पर हाइड्रोक्सिल समूह जो होगा वो बाईं तरफ होगा. तो उस स्थिति में वह सभी L फॉर्म्स होंगी, यानी L राइबोस, अरेबिनोज, L जाइलोज और L लिक्सोस, जिनको के चित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है.
सिमिलरली एल्डोहेक्सोजेस हैव 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम्स, तो इसी प्रकार से एल्डोहेक्सोजेस के अंदर 4 असमित कार्बन परमाणु होते हैं, अर्थात कुल 16 स्टीरियोआइसोमर्स का निर्माण होगा। Therefore एल्डोहेक्सोजेस will form 16 stereoisomers, and of these 16 stereoisomers 8 will be of D type and remaining 8 will be of L type. For aldohexoses also, in this figure only 8 D type are shown and corresponding L forms have not been shown. So these 8 D forms of aldohexoses or stereoisomers of aldohexoses are D-allose, D-altrose, D-glucose, D-mannose, D-gulose, D-iodose, D-galactose and D-tallose. As all these are D forms, चूंकि ये सभी D फॉर्म है, तो इन सभी में अंतिम असममित कार्बन परमाणु पर अर्थात कार्बन परमाणु क्रमांक 5 पर हाइड्रोक्सिल समूह इन सभी में दाहिनी ओर होगा, और इसके अलावा जो असममित कार्बन परमाणु हैं अर्थात कार्बन परमाणु क्रमांक 2, 3 और 4, इन पर हाइड्रोक्सिल समूह के अभिविन्यास के भिन्नता के आधार पर इनमें यह अलग अलग प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स निर्मित होते हैं। So this is all about optical isomers, that is enantiomers and diastereoisomers, which are found in aldoses. In next slide I will discuss optical isomers of ketoses. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं कीटोजेज में पाए जाने वाले प्रकाशिक समावयवों के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।